दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुहब। सो गाइस, आज के वीडियो में हम करने जाएंगे चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर 3 है, इसका नाम जो पहले था किनशिप कास्ट एंड क्लास, वो अभी चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, जिसका नाम पड़ा है सोशल हिस्ट्री एंड वी हैव टू लुक इनटू दिस चैप्टर थ्रू द बेस ऑफ महाभारत। ठीक है, तो महाभारत के बेस में हम देखने वाले इस चैप्टर को, जो कि सोशल हिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, तो हमने सेकेंड चैप्टर में क्या देखा था? हमने देखा था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इन सब के थ्रू इकोनॉमी एज वेल एज पॉलिटिकल को समझा था, पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके बाद हम समझने वाले जो चैप्टर 3 है, इसमें हम देखने वाले कुछ सोशल हिस्ट्री। मीन्स कि जैसे फैमिलीज आए, फिर फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, उसके बाद और क्या क्या थी उसमें, डिवीजन, कास्ट डिवीजन, क्लास डिवीजन। तो इन सब चीज़ जब ग्रो हुई, जैसे जैसे न्यू सिटीज़ ग्रो हुए, जनपद ग्रो हुए, टाउन्स ग्रो हुए, वैसे वैसे नए नए कल्चर आए, फैमिलीज बदली, तो उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये पुरानी बुक से ही है, क्योंकि अभी न्यू बुक इशू नहीं हुआ है जिस डेट में ये वीडियो पब्लिश हो रहा है। एंड चेंजेस बस सिलेबस, जो टॉप चैप्टर उसके नाम में आएगा। सिलेबस में कोई चेंजेस आए, फर्दर कोई चैप्टर में चेंजेस आए, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। तो टिल देन आप ये देख सकते हैं, जिसमें सोशल हिस्ट्री को हम समझेंगे थ्रू महाभारत। अब जो ये चैप्टर है, क्योंकि महाभारत अभी बेस है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाला टॉपिक से। अब देखो क्या हो रहा था, महाभारत की एक और एडिशन बनाई जा रही थी। 1919 में वीएस सुक्थांकर के अंडर एक क्रिटिकल एडिशन बनाया जा रहा था ऑफ महाभारत। अब ये वीएस सुक्थांकर कौन था? ये एक संस्कृतिस्ट था। उसके अंडर काफ़ी लोग एक प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे, जिसमें उनका प्रोजेक्ट क्या था, इस महाभारत जो था उसको दोबारा रिकलेक्ट करना, दोबारा एक एडिशन बनाना इसका। ठीक है, इसको करने में इनको करीब 47 ईयर्स लग गए, और ये जो बुक है ये लगभग 13,000 पेजेस का है। तो 13,000 पेजेस को उनको लिखने के लिए, उनको रिकलेक्ट करने के लिए 47 ईयर्स लग गए। अब ये जो दोबारा उन्होंने इस महाभारत के एडिशन को बनाया ना, इसको कैसे इन्होंने बनाया? जैसे महाभारत तो हो गया, ठीक है, आपने मान लो कोई युद्ध देखा, कोई लड़ाई देखी, ठीक है, देख लिया। अब उसको अगर आपको बताने की एक बुक बनाओ उसके ऊपर, आप कैसे उस बुक को करोगे? तो उस टाइम में लकीली क्या होता था, लिखने की वो थी, तो जो भी इनको पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मटेरियल्स मिले, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस जो भी इनको मिले, उन्होंने इसको इकट्ठा किया। साथ में इन्होंने क्या किया ना, उसमें हर एक चीज़ में उनको ना कुछ कॉमन मिला। जैसे इसमें मान लो तीन टेक्स्ट मिले, उसमें ना एक जैसे मान लो कोई भी संस्कृत के कोई भी श्लोक हो तो वो कॉमन है। ठीक है, तो उनको क्या कर लिया, उन्होंने एक साथ रख दिया। ठीक है, मतलब इनको जो कॉमन लगे, इनको जो भी चीज़ सिमिलर लगी, उन्होंने इसको रख लिया। समझ रहे हो? तो इन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से मटेरियल्स उठाए, इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में से मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस जो भी इनको मिले उन्होंने उठाए, फिर उनमें सिमिलैरिटी देखी एंड फिर उनको क्या किया, पब्लिश किया। ठीक है, फिर उनको एक साथ रिकलेक्ट करके एक एडिशन में उन्होंने बनाया। ठीक है, तो यही कहा गया जो सिलेक्टेड द कॉमन वर्ड्स, एंड इसको करने में 47 ईयर्स लग गए। किसके अंडर हुआ ये? वीएस सुक्थांकर के अंडर इन 1919। ओके, अब इस चीज़ से हमें दो चीज़ पता चली है मेन। फर्स्ट चीज़ ये कि उस टाइम में रीजनल वेरिएशंस काफ़ी था। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पे जो मैरिज सिस्टम है कुछ और है, वैसे साउथ में मैरिज सिस्टम कुछ और है। तो हो सकता है जो मैरिज सिस्टम है डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से चेंज होते गए, या फिर जो और भी कुछ इवेंट्स है, या फिर और भी कुछ अगर सोशल प्रोसेस देखें, वो रीजन के हिसाब से अलग थे। तो हमें रीजनल वेरिएशंस मिले हैं। ठीक है, एंड साथ में जो कि इन्होंने फुट नोट्स पे, फिर अपेंडिसेस में, ठीक है, फुट नोट्स देखोगे आप, कोई भी अगर बुक पढ़ते हो उसके नीचे छोटे छोटे कभी कभी नोट्स लिखे होते हैं कि सोर्सेस कहाँ से है, ये सब उनके लिखे होते हैं। तो वो
उसमें उन्होंने ऐड किया। दूसरा में ये पता चला कॉमन एलिमेंट ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। हमें एक चीज़ ये पता चली कि रीजनल डिविजन्स थे, ठीक है, रीजनल क्या कह सकते हैं हम, रीजनल वेरिएशंस थे। वैसे ही हमें ये भी पता चला है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कुछ कॉमन भी था, ठीक है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कुछ कॉमन भी था जिसको उन्होंने कलेक्ट किया, जिससे उन्होंने एक एडिशन बनाए, एंड कुछ रीजनल वेरिएशंस थे, एक्सेप्शंस थे जिसको उन्होंने ऐड किया। आई होप यू गेट दिस। तो ये वाली जो चीज़ है, ये क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ये ऐसे हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए तो इस टॉपिक में किनशिप एंड मैरिजेस, तो अभी हम मेन हमारा जो सोर्स है, मेन फर्स्ट थिंग जो है अबाउट सोशल हिस्ट्रीज, फैमिली एंड मैरिजेस, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि उस टाइम में फैमिली कैसी थी, मैरिजेस कैसी थी, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द सोशल हिस्ट्री, ठीक है। किनशिप की बात करें तो फर्स्ट आ गई फैमिली। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली को हम बड़े ना वैसे लेते हैं कि ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है, हम ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट अगर आप फैमिलीज भी देखो, ठीक है, सारी फैमिलीज में सिमिलैरिटी नहीं होती। मीन्स आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हो सकते हैं, किसी दूसरे के फैमिली में 8 मेंबर हो सकते हैं, किसी और के फैमिली में और ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो फैमिली की जो नंबर है वो वेरी करता है। वेरस अगर हम देख ले काम, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ वो शेयर करते हैं, जो फूड्स वो शेयर करते हैं, जो आइडियाज़ वो शेयर करते हैं, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज वो डिफरेंट हो सकता है। एंड जो फैमिली है जनरली उसको हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब किसी किसी फैमिली में हो सकता है कज़न को भी ब्लड रिलेशन बोलते हो, ठीक है, किसी में नहीं होता हो, तो वो रीजन वाइज ये सब वेरी करता है। बट कुछ जो चीज़ें हैं जैसे रिसोर्सेज, फूड, आइडियाज़, एक्टिविटीज़, नंबर्स, इन सब से हमें एक फैमिली के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब जो उस टाइम में जो हिस्टोरियंस थे, अब वो फैमिलीज के बारे में पता करना चाहते थे कि उस टाइम की फैमिली कैसी थी, ठीक है। तो उन्होंने जो देखा वो एलीट फैमिली के लिए तो उनके लिए इजी था, ठीक है। एलीट फैमिली का हम अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके काम कैसे हो सकते हैं एलीट फैमिली के लिए। तो एलीट फैमिली की जो फैमिली सिस्टम है उसको समझना ईजी था। बट ऑर्डिनरी पीपल की फैमिली को थोड़ा देखना वो डिफ़िकल्ट हो जाता था, ठीक है, कि ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में कुछ स्पेसिफिक नहीं होती, बहुत ज़्यादा वैरी हो सकता है, ठीक है। तो उनकी एक्टिविटीज़ में भी वैरी हो सकता है। तो एलीट फैमिली का तो हम पता लगा सकते हैं। अब जो मेन लाइमलाइट में है, फोरफ्रंट में है, आप एक एक्टर एक्ट्रेस के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। बट किसी और के बारे में जो इतना फेमस ना हो, जिसे कोई जानता ना हो, उसके बारे में आप कैसे पता लगाओगे जल्दी, ठीक है। हालांकि आप लगा सकते हो बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा फिर जाके। बट जो लाइमलाइट में होता है, फ्रंट में होता है, उसके बारे में सब जानते हैं, तो हर जगह से आपको सोर्स मिल जाते हैं। इसलिए जो है एलीट फैमिली के बारे में जानना इजी था। बट एक ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बताएगा कौन उनको, ठीक है। तो हिस्टोरियंस को जो है एलीट फैमिलीज के बारे में तो पता चल जाती थी, बट जो ऑर्डिनरी पीपल है उनकी फैमिलीज के बारे में जानकारी कम मिलती थी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग आती है पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी मीन्स पितृसत्ता। पितृसत्ता जो अभी भी पैट्रियार्की में हम जी रहे हैं, तभी भी पैट्रिलिनी थी। अब अगर आप देख लो महाभारत की युद्ध में, तो 2 मेन जो थे, एक थे कौरवास, एक पांडवास, दोनों रूलिंग इलाइट्स थे, रूलिंग फैमिलीज से थे, दैट इज फ्रॉम कुरु, ठीक है। रूलिंग लिनिएज जो थी कुरु, जो कि एक महाजनपद थी, उसमें कौरवास पांडवास दोनों के बीच में लड़ाई हुई। एंड ये जो लड़ाई थी लैंड को लेके, संपत्ति को लेके लड़ाई थी। तो अगर हम उनकी भी अगर फैमिली सिस्टम देखें तो उनकी भी क्या फॉलो होती थी, पैट्रिलिनी, पितृसत्ता। मीन्स पापा उनके राजा थे इसलिए जो बेटे वो भी राजा बने। ये नहीं कि मम्मी रानी थी इसलिए बेटे राजा बने, ये नहीं, पापा राजा थे इसलिए बेटे जो है उनको भी गद्दी मिली, है ना। तो इसे कहते हैं पैट्रिलिनी। आपके बाद आपके पापा के बाद अगर आपकी जो हर चीज़ है वो सन को ट्रांसफर हुई, मीन्स पापा से जो है वो सन में ट्रांसफर हुई। अगर जो कोई भी प्रॉपर्टी हो, रिसोर्सेज हो,
फादर से अगर सन में गई तो उसे हम पैट्रिलिनी बोलते, ठीक है। मम्मी से अगर सन में गई, डॉटर में गई, हम उसे मैट्रिलिनी बोलेंगे, मातृसत्ता, ठीक है। बट इसे हम पितृसत्ता कहते हैं, मतलब फादर टू सन वाला सिस्टम, ठीक है। अब इसकी सोर्स हमें कहाँ से मिली? इस रूलिंग लीनिएज। जो हमें पैट्रिलिनी के बारे में पता चला कि उस टाइम में फैमिली सिस्टम कैसी थी, पैट्रिलिनी टाइप की थी, तो वो हमें इस महाभारत से ही पता चलता है कि हाँ उस टाइम में अगर हम राजा महाराजा को देखें तो वहाँ पे यही प्रैक्टिस होता था, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, पैट्रिलिनी जो है वो उस टाइम में चलता था, ओके। ये जो पितृसत्ता थी ना, पैट्रिलिनी थी, ये कोई न्यू बात नहीं थी, यूनिक नहीं थी, बिकॉज ये आपके ऋग्वेद में भी लिखा हुआ था, मंत्राज में भी लिखा हुआ था, तो ये कोई न्यू बात नहीं थी। तो अगर पैट्रिलिनी का एग्जाम्पल आपको देना हो, पैट्रिलिनी का डेफिनेशन अगर आपको देना हो, तो आप इसमें ये दे सकते हैं कि पैट्रिलिनी मतलब जब जो प्रॉपर्टी है, जो रिसोर्सेज है, वो फादर से सन को ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैट्रिलिनी। उसके एग्जाम्पल आप ये महाभारत वाला दे सकते हो, ठीक है, कि द रूलिंग लिनिएजेस आल्सो दे आल्सो फॉलो द पैट्रिलिनी सिस्टम, ओके। इसके बाद अगर हम मैरिज में जाए, ठीक है, मैरिज जो है ये बॉयज़ के लिए मीन्स एक मेन के लिए और एक वेमेन के लिए, एक फीमेल के लिए ना डिफरेंट थी, ठीक है। फैमिलीज के भी ये डिफरेंट, तो उनके लिए भी डिफरेंट थी। जैसे अगर सन की मैरिज हो तो परिवार में वो खुशी होती थी, क्योंकि सन की अगर शादी होती है, अगर मेन की एक शादी होती है, तो उससे इनका जो वंश है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है। पैट्रिलिनी का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो यही जो सोच थी कि वंश को आगे बढ़ाना, वो एक लड़के की जब विवाह होती थी, एक लड़के की जब शादी होती थी, मैरिज होती थी, तभी हो पाती थी, है ना। तो लड़कों के लिए तो बात बहुत, मतलब उनके फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा था, बट एक फीमेल के लिए एक मैरिज का मतलब यही होता था कि राइट टाइम पे, राइट एज पे, राइट एक फैमिली के साथ शादी करा देना, ठीक है। तो जब वो जन्म ही होते थे तब से ही यही सोच लिया जाता था कि उनकी शादी करानी है, एक अच्छा लड़का ढूंढना है, इतना वो देना है, ये देना है, यही सब सोचा जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड लड़कियों को जो है वो रिसोर्सेज में भी उनको कोई हक नहीं था, पापा की जो रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी है, कोई हक नहीं होता था उनको। बट इनके लिए यही होता था कि शादी, उस टाइम पे एक्सोगैमी सिस्टम फॉलो होता था। यहाँ पे मैंने सिस्टम्स लिखे ऑफ मैरिजेस, 4 टाइप के सिस्टम को जो है गुड माना गया है, ओके। तो फर्स्ट है एक्सोगैमी सिस्टम। उस टाइम में एक्सोगैमी सिस्टम फॉलो होता था। एक्सोगैमी मीन्स आउटसाइड योर कम्युनिटी, कास्ट, लीनिएज, जो भी आप कहो, ठीक है। किन मीन्स क्या होता था? एक्सो मीन्स आउटसाइड, एग्जिट, ठीक है। एक्सोगैमी मीन्स आउटसाइड योर कम्युनिटी, आपकी एक पर्टिकुलर कास्ट, आपकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, आपकी एक पर्टिकुलर रेसिडेंस प्लेस, उसके बाहर, ठीक है, उसके बाहर जब शादी होती थी उसको एक्सोगैमी बोला जाता है। एंड ये सिस्टम उस टाइम में फॉलो किया जाता था। एंड जब शादी होती थी, कन्यादान इज द रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर, ठीक है। कन्यादान मीन्स, कन्या मीन्स फीमेल कन्या, जो फीमेल को कहा जाता था, एंड दान मीन्स देना, गिफ्ट में देना। तो कन्यादान द गिफ्ट ऑफ द, जो आप कह सकते हो डॉटर और फीमेल, सो उसको कन्यादान कहा जाता था, उसे रिलीजियस ड्यूटी माना जाता था ऑफ अ फादर, ठीक है। तो उस टाइम में एक्सोगैमी सिस्टम थी, राइट एज में, राइट टाइम पे, राइट फैमिली के साथ शादी करना, एंड दे फॉलो द सिस्टम ऑफ एक्सोगैमी। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे ही अर्बन टाउन्स ग्रो होने लगे, सिटीज ग्रो होने लगे, जैसे हमने देखा सेकंड चैप्टर में कि कैसे टाउन्स ग्रो होने लगे, एज वेल एज महाजनपद जो थे, सिटीज जो थे, एक लोग दूसरे लोगों से मिलने लगे, ट्रेड पर्पस के लिए कुछ भी जो है वो अपने आइडियाज शेयर करने लगे। तो इन सब जो प्रैक्टिसेस थी, इनसे इनका बिलीव जाने लग गया, ये अर्लियर बिलीव्स में मानने कम लग गए, एंड इनके मन में वो क्वेश्चन आए कि हम क्यों माने, क्या रेलिवेंस है। ये सब जो क्वेश्चन है इनके मन में ग्रेजुअली ग्रो होता गया, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई, सिटीज आए, टाउन्स हुई, ट्रेड्स बढ़े, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ ना, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक सोशल बिहेवियरल कोड जो है उन्होंने लिखा। सोशल बिहेवियरल कोड मीन्स इस कोड को फॉलो सबको करना है, यूनिवर्सल कोड था जो ब्राह्मण्स को भी फॉलो करना है एंड बाकी लोगों को भी फॉलो करना है, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन ना उठा पाए। तो इन्होंने क्या किया, 500 BCE के बाद, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 500 BCE के बाद इन्होंने धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट है, उसमें इन्होंने लिखा। फिर 200 BCE से 200 CE के
बीच में इन्होंने मनुस्मृति भी लिखा, ठीक है। मनुस्मृति भी एक लीगल टेक्स्ट है, मनुस्मृति में भी लिखा गया। एंड ये जो सिस्टम है, जो कोड है, या फिर आप कह सकते हो धर्मशास्त्र मनुस्मृति में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात की गई, 8 टाइप के मैरिजेस की बात की गई, बट उसमें से 4 ही जो मैरिजेस थे वो अच्छे माने गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइप्स ऑफ मैरिजेज है, फर्स्ट है एक्सोगैमी, जो मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड द कास्ट और कम्युनिटी। सेकंड है एंडोगैमी, एंडोगैमी मीन्स इनसाइड द कम्युनिटी, इनसाइड द कास्ट, इनसाइड अ पर्टिकुलर किन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोगैमी। पॉलीजिनी का जो सिस्टम है, पॉलीजिनी मतलब जिसकी काफ़ी सारी वाइफ्स हो, ठीक है, उसको हम पॉलीजिनी सिस्टम कहते हैं कि बहुशादियाँ जो होती है। या फिर पॉलीएंड्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें काफ़ी सारे हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम द्रौपदी के केस में देख सकते हैं, तो उसके काफ़ी सारे 5 हस्बैंड थे, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री सिस्टम। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं हमें वहीं पे महाभारत में ही उसको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली था वो है कि मैरिज की सिस्टम इनके। उसके बाद क्या हुआ, 1000 BCE ऑनवर्ड से एक नया प्रैक्टिस आया ब्राह्मण्स का, वो है टू क्लासीफाई दी मेंस एंड वेमेंस अकॉर्डिंग टू गोत्रास। तो एक टर्म आया गोत्र का मतलब क्या वो मैं समझाऊंगी, बट ये कब से आया, 1000 सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो ईयर्स है आपको याद रखना है। धर्मशास्त्र का कितना है, 500 BCE टू 500 CE। उसके बाद जो कि मनुस्मृति बना है 200 BCE टू 200 CE। इसके बाद जो गोत्र आया है वो है फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड्स। एक प्रैक्टिस है ब्राह्मण्स का टू क्लासीफाई मेंस एंड वेमेंस अकॉर्डिंग टू गोत्र। तो गोत्र क्या है, गोत्र बेसिकली जो है कहाँ से आया है, ये जो ऋषि मुनि होते हैं या फिर संत होते हैं उसके नाम से जो है गोत्रस के नाम रखे गए हैं। एंड ये कहा जाता है अगर किसी के गोत्र सेम हो तो वो उनके डिसेंडेंट्स है, ठीक है। जैसे अगर मेरे और किसी और के गोत्र सेम हो तो हम डिसेंडेंट्स है, ठीक है, ये बोला जाता है मेनली। एंड हम डिसेंडेंट्स है उन ऋषि मुनियों के जिनके गोत्रास से हमारे गोत्र परे है, ठीक है। जैसे किसी भी ऋषि मुनि आप ले लो, गौतम, वशिष्ठ, तो उनके अकॉर्डिंग उनके नाम से ही गोत्रस के नाम रखे गए हैं। एंड जिनके गोत्रास सेम होते हैं वो उनके डिसेंडेंट्स है, ठीक है। उस ऋषि मुनि, उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो ऋषि मुनि के डिसेंडेंट है, ठीक है। तो वैदिक शेयर से ये जो है गोत्र का जो नेम्स है वो लिए गए हैं। एंड इसके 2 रूल्स थे। 2 रूल्स कौन कौन से, तो 2 मार्क्स में हिस्ट्री के पेपर में आता है। वो है, फर्स्ट रूल ये है कि जो मेंबर ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, जो शादी होगी वो 2 सेम गोत्रज में नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग गोत्र के होने चाहिए, ठीक है। सेकंड ये है कि आफ्टर मैरिज जो लड़कियां है उसको अपने फादर के गोत्र को छोड़ के अपने हस्बैंड के गोत्र को अपनाना पड़ता है, ये है सेकंड रूल, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें ये होगा 2 सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। एंड सेकंड रूल ये है कि मैरिज के बाद वेमेंस के लिए ये रूल है कि अपने फादर के गोत्र को छोड़ के हस्बैंड के गोत्र को अपनाना पड़ेगा। बट अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो ये रीजनली वेरी कर रहा था। अगर हम एक डेक्कन रूलर की एग्जाम्पल ले, जैसे सतवाहन, उनके बारे में जब देखा गया तब वहाँ पे कुछ डिफरेंस पाए गए जो कि डिफरेंट थे, जो कि ब्राह्मण्स ने बोले थे। ब्राह्मण्स के जो रूल्स वगैरह थे उनसे कुछ डिफरेंट वहाँ पे देखा गया। जैसे अगर हम सतवाहन रूलर का ले, ठीक है, उनकी काफ़ी सारी शादी थी, ठीक है। इन्होंने पॉलीजिनी किया था। पॉलीजिनी मीन्स काफ़ी सारी वाइफ्स, ठीक है। पॉलीजिनी सिस्टम में थी जो सतवाहन, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। अब इनकी जो पत्नियां थी, वेमेंस थी, ठीक है, इनके जो वाइफ्स थे, इनके जब नाम को देखा गया तब देखा गया कि इनके जो गोत्रास है गौतम से, वशिष्ठ से, उनसे लिया गया है, ठीक है। बट कुछ डिफरेंस ये मिले हैं कि इनकी जो शादी हुई है हमें देखा गया कि सेम गोत्रास भी थे। तो ये जो रूल है ये वेरी करता है फ्रॉम द रूल दैट इज गिवन बाय द ब्राह्मण्स। तो वहाँ पे सेम गोत्र में मैरिज देखा गया है। साथ में और क्या देखा गया है कि जो वाइफ्स थी, जो पत्नियां थी, उन्होंने अपने फादर के गोत्र को ही रिटेन किया, उन्होंने उस गोत्र को नहीं छोड़ा, अपने हस्बैंड के गोत्र को नहीं अपनाया। तो ये भी जो सेकंड रूल के कुछ ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम अगर सतवाहन रूलर्स का देखें तो उसमें कुछ डिफरेंसेस हमें दिखते हैं।
तीसरा जो है ये भी देखा गया है कि वहाँ पे जो है एक्सोगैमी की जगह एंडोगैमी सिस्टम ऑफ मैरिज को फॉलो किया गया है। तो 3-4 चीज़ें जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम दी ब्राह्मण्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है उससे डिफरेंस है। पहले तो सेम गोत्र वाला, उसके बाद जो सेकंड रूल है ऑफ दिस गोत्रा वो भी नहीं फॉलो किया गया। एंड थर्ड है कि एक्सोगैमी की जगह वो एंडोगैमी को फॉलो करते थे डेक्कन में बेसिकली। तो ये सब भी देखा गया है। तो इसके बाद एक और टॉपिक है कि वेयर मदर्स इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो सातवाहन रूलर्स का अगर हम स्पेशली एग्जाम्पल देखें कि क्या मदर्स इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम पे, तो स्पेशली अगर ये देखा गया है कि जो भी सातवाहन रूलर्स के नाम होते थे वो अपने माता के नाम से जुड़े होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, तो मम्मी के नाम से वो जुड़ा होता था कि गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। सो ऐसे हमने देखा है, बट फिर भी हम कोई कंक्लूजन में जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि हमें पता है जो गद्दी जो मिलती है वो पापा से ही मिलती है, पैट्रिलिनियल सिस्टम ही होता है। बट इसका हमें देखा गया कि मम्मी के नाम के बाद मीन्स गौतमी पुत्र बोलने के बाद वो अपना नाम लेते थे। तो मैट्रिलिनी था, वहाँ पे मेट्रोनिमिक्स यूज होता था, बट वी अनेबल टू रीच इन अ कंक्लूजन दैट कि वो सिस्टम वैसा ही था बिकॉज पैट्रिलिनियल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेशन ऑफ थ्रोन्स। ठीक है, तो इतना उसको पता नहीं लगा, बट हमें ये देखने को मिला है कि मदर्स समहाउ इम्पॉर्टेंट थे वहाँ पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने जो है सोशल हिस्ट्री को पढ़ा, जिसमें हमने मैरिज को देखा एंड फैमिली सिस्टम को देखा, पैट्रिलिनिक गोत्रास को देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को देखना मत भूलिए जिसमें हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे यू बाय।